अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर। उम्मीद करते हैं कि आप दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और अभी भी यही इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारी जगहों पर अभी भी बिजली का ब्रेकडाउन चल रहा है। कल जो एक मैसिव ब्रेकडाउन देखा पाकिस्तान ने एक बार फिर से, जो कि हम 2014 से देख रहे हैं कि 9वीं बार ये पावर ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके कुछ असरात हम आज भी देख रहे हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। आगाज़ करते हैं और आपको बताएं, सबसे पहले जिक्र करेंगे 5 वर्ष कबल कराची में एक मशकूक पुलिस मुकाबला हुआ और कबायली नौजवान नकीबुल्ला महसूद उस मुकाबले में हलाक हो गए थे और नकीबुल्ला महसूद की हलाकत के मुकदमे में साबिक SSP मलिर राव अनवार समेत 15 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया है। यह फैसला सामने आया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यह तो साबित हो गया है कि अगवा और जाली पुलिस मुकाबला था, लेकिन इस्तग़ाज़ा मुल्जिमान की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी और इस अमल में मुलव्विस होने को साबित नहीं कर सका। कत्ल के इस मुकदमे में राव अनवार समेत 25 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया था, जिनमें से 18 को बरी कर दिया गया, जबकि अदालत का भी यह कहना है कि 7 मफरूर मुल्जिमान के बारे में फैसला उनकी गिरफ्तारी के बाद ही सुनाया जाएगा। 18 मुल्जिमान ऐसे थे जिन पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद की गई थी, जबकि रवां साल 14 जनवरी को मुकदमे का फैसला महफूज किया गया था, जो कि कल सुना दिया गया है। अदालत ने इस फैसले में कहा कि नकीबुल्ला का अगवा और जायवक़ुआ पर उनका कत्ल तो साबित हुआ है, लेकिन नकीबुल्ला पर दहशतगर्दी की जो FIR थी वो C क्लास होने के बाद उसे चैलेंज नहीं किया गया, जिससे यह भी साबित होता है कि नकीबुल्ला महसूद बेगुनाह थे। ताहम अदालत ने कानूनी और तकनीकी बुनियादों पर इस मामले का जायजा लिया, जिससे यह साबित नहीं होता कि जो नामजद मुल्जिमान थे वो इस कत्ल में मुलव्विस थे, जिनमें सरे फहरिस्त राव अनवार थे। अपनी बरियत के फैसले पर SSP मलिर राव अनवार की जानिब से कहा गया कि जज ने हमारे साथ इंसाफ किया है, जब तक सांस है तब तक लड़ूंगा। जबकि मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर ये कह रहे हैं कि नकीब महसूद के अहले खाना इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। और ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका भी ये कहना था कि तवानाई से इंसाफ तक पाकिस्तान में हर चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है। अभी हम शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। बत्ती गुल, मुल्क अंधेरों में डूबा रहा, जिम्मेदार कौन? साइफर, अमेरिका और PDM के बाद हुकूमत गिराने का इल्जाम मोहसिन नकवी पर। पहले शोर इस्तीफे कबूल करो, अब जोर इस्तीफे कबूल ना करो। मारिया खान के किक गोल्डन गोल बन गया, टिकटॉक पर वायरल होने का राज भी पता चल गया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे कल होने वाले पावर ब्रेकडाउन के हवाले से। तो हमारा जो मॉडर्न निज़ाम ज़िंदगी है वो बिजली की बदौलत ही चल रहा है। अगर बिजली ना हो तो फिर सारा ही निज़ाम बैठ जाता है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, घरों में काम महदूद हो जाते हैं, मार्केटों की बात करें तो मार्केटों में भी काम बंद हो जाता है, जिस तरह से हमने कल देखा। कल होने वाले ब्रेकडाउन से कराची को 26 करोड़ गैलन पानी की फराहमी नहीं हो सकी। बिजली के अचानक होने वाले इस बड़े ब्रेकडाउन से सारे मुल्क का सिस्टम बैठ गया। परेशानी की बात तो यह है कि यह कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा, क्योंकि 2014 से लेकर हम देख रहे हैं कि आज तक मुल्क में 9 मरतबा बिजली के बड़े ब्रेकडाउन हो चुके हैं। कभी मंगला पावर स्टेशन की गलती बताई जाती है, तो कभी सिस्टम में अचानक आई खराबी का बता दिया जाता है, फिर बिजली अगले चंद घंटों तक बहाल करने की बातें की जाती हैं। और अब की बार भी हम ये देख रहे हैं कि कोताही बरती गई है, कोताही का बताया जा रहा है। कहानी कुछ यूं है कि बिजली और गैस बचाने के लिए मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद थे। 2 बार तरबेला से खराबी शुरू हुई, गुड्डू और थर्मल पावर स्टेशन से भी यह मसला खराब हुआ। पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए गए, तो इंजीनियर्स और जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनकी जानिब से लापरवाही बरती गई है, और इस लापरवाही के बायस फ्रिक्वेंसी आउट हुई और पूरा सिस्टम ही बैठ गया। सिस्टम में मौजूद 9000 मेगावाट बिजली को नहीं संभाला जा सका। दूसरी तरफ वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया कि ब्रेकडाउन की बहाली के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रिक्वेंसी मुतासिर हुई, जिससे ब्रेकडाउन हुआ है। बिजली का तरसीली निज़ाम बिल्कुल महफूज है। खुर्रम दस्तगीर क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। पहले पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेकडाउन हुआ। मुल्क का जो तरसीली निज़ाम है, ट्रांसमिशन सिस्टम, वो महफूज है। तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं वो इंतहाई संजीदगी से मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे की इंक्वायरी है उसके लिए भी एक 3 रुकनी टीम बना दी है, जो आज के जो वसी ब्रेकडाउन है उसमें अपनी तफ्तीश करेगी और हमें बताएगी कि क्या वजह हुई।
इस हवाले से मजीद बात करेंगे। एनर्जी एक्सपर्ट इंजीनियर असद महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं हुआ, 2014 से सिलसिला शुरू किया गया है, 9 साल हो चुके हैं। हर साल पावर ब्रेक डाउन किया जाता है, मुतज़ाद इत्तलात मौसूल होती हैं कि एनर्जी सेव करने के लिए सब कुछ किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि कोई फॉल्ट ही आता है हर साल, ये एक रूटीन बन चुकी है? जी असद साहब, हमें सुन पा रहे हैं? असद से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 2014 से अब तक 9 बार हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पर भी लाइट चली गई है, क्योंकि आज भी यही इत्तलात मौसूल हो रही थी कि लोड शेडिंग का जो सिलसिला है, जो पावर ब्रेकडाउन का सिलसिला है, वो अभी तक ठीक नहीं हो सका। अब देखना यह है कि क्या हमारा सिस्टम नाकारा है, इसकी रीजंस क्या हैं, जानबूझकर ये पावर सेव करने के लिए किया जा रहा है या फिर वाकई में कोई फॉल्ट आ जाता है। असद, हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा कि 9 साल से हम देख रहे हैं कि इसको एक रूटीन बना लिया गया है, ये कोई फॉल्ट है या पावर सेव का कोई प्लान है? देखिए जी, ये जो टर्मिनोलॉजी इंटरनेशनल इस्तेमाल होती है ना, वो 2 चल रही होती हैं। एक होता है आपका ब्राउन आउट, एक होता है ब्लैक आउट। तो ये जो ग्रिड फेलियर होता है आपका, ये नॉर्मली ब्लैक आउट कैटेगरी में होता है और इसकी 3 वजूहात नॉर्मली सामने आती हैं। एक नेचुरल डिज़ास्टर्स की शक्ल में, जब आपके तूफ़ान और बारिश और अर्थक्वेक वगैरह इस किस्म की चीज़ आती है। दूसरा आपका ह्यूमन एरर आ जाता है। तीसरा आपका आ जाता है ओवरलोडिंग, या जब सिंक्रोनाइजेशन आउट होती है जनरेटर्स की, डिमांड सप्लाई जब मैनेज नहीं हो पा रही होती, तो आपके जो जनरेटर्स हैं वो जो सिंक्रोनाइजेशन होती है ग्रिड से, वो डिस्टर्ब होती है एंड उसकी बेसिस पे जब फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज आपके स्टेबलाइज नहीं होते तो फिर ग्रिड जो है वो कैस्केडिंग इफेक्ट पे जाती है। और अभी हालिया आई वाज जस्ट लुकिंग एट वन ऑफ द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से, कि ग्रिड्स की हद तक तो सारे चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जो इंटरनल वो सिमुलेशन या इंटरनल रिपोर्टिंग उन्होंने ली है। बट जबकि अगर कहीं पर लोड शेडिंग अगर हो भी रही होगी तो एक वो डिमांड साइड मैनेजमेंट, या आप ये समझिए कि अभी आजकल लोड शेडिंग शेड्यूल चल रहा है उसके मुताबिक कुछ जगहों पे उसी के मुताबिक चल रही होगी। लेकिन कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि जो आपके ग्रिड के जो इश्यूज़ हैं ये डेफिनेटली इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, और बड़े बड़े कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये चीज़ आती रहती है। बट ये ज़रूरत इस अमर की है कि जो पिछली ब्रेक आपका आया था ग्रिड का ब्रेक डाउन, और उस पर जो सिफारिशात या रिकमेंडेशंस आई थी सारे पिछले वाक़यात को सामने रखते हुए, उसमें किस हद तक मनोअन, किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो सकी है। लेकिन असल जिस तरह से आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, अगर वहां पर इस तरह के मसाइल आते होंगे तो यकीनी तौर पर हर साल तो ये प्रॉब्लम नहीं आती होगी और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी किया जाता होगा, जो जिम्मेदारान होंगे उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता होगा। यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम हमने कभी नहीं सुना कि इंक्वायरी बैठी हो। जी नहीं, इंक्वायरी लास्ट वाले में भी जो हुई थी जनवरी 2021 में, या ये जो लार्ज मेजर ब्रेकडाउन आया था, तो उसमें बाकायदा नेपरा की एक पूरी टीम बैठी। लेकिन होता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपका सिस्टम ऑपरेटर है, जिस तरह सपोज कहीं लास्ट टाइम गुड्डू पावर प्लांट के जो ह्यूमन एरर डिक्लेयर करके उनको पेनलाइज कर दिया गया। सिमिलरली आपकी जो सिस्टम के डिस्क्रिपेंसीज हैं, इट्स ऑल अबाउट सिस्टम अपग्रेडेशन। वक्त के साथ साथ सारा फोकस रहा है हमारा पावर जनरेशन एनहांसमेंट पे, जबकि आपकी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें प्रोटेक्टेड, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन, वक्त के साथ साथ इसकी ऑटोमेशन और इसकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दरकार हैं, जो कि हमें वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है अभी भी। और एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी खुदा न खास्ता अगर देखा जाए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पूरे कंट्री में ब्लैकआउट आना और रेकरिंग आना हर साल। तो वी नीड टू लुक इनटू के जो लास्ट रिकमेंडेशंस भी आई थी कमेटी की, कि हमें उसमें जो आइलैंडिंग इफेक्ट होता है, जिस तरह आप सपोज घर की एग्जांपल, एक आम बंदे की इस्तिलाह में बात करूं कि घर में अगर आपके फ्यूज लगे, ब्रेकर लगे होते हैं हर कमरे के अपने अपने, कहीं पर एक मेल फंक्शन आता है तो पूरे घर की बिजली, हर कमरे की बिजली ट्रिप नहीं होती, आपके उस कमरे की बिजली ट्रिप होती है और बाकी आपका सिलसिला चलता रहता है। सिमिलरली आप इसे लार्जर स्केल पे ले लीजिए,
तो वहाँ पर आपके सिस्टम्स में ऐसे नेटवर्क्स या जिसे इसे आउट ऑफ स्टेप ऑसिलेटिंग रिलेज जो हैं या ब्लॉकिंग रिलेज के जो एलिमेंट्स हैं, सीक्वेंसिंग हैं, तो इसी तरीके से और सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए थे कि जब आपकी अंडर फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग शेड्यूल्स हैं तो इसमें हमारे लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑटोमेशन सिस्टम्स का अपग्रेड होना, ताकि जब इस तरह का कोई इशू आए तो क्योंकि हमारे पूरी आप समझे पूरे पाकिस्तान आपस में इंटरकनेक्टेड है ग्रिड, ठीक है, तो अगर कहीं पर एक इशू आता है तो उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, इट शुड बी आइसोलेटेड और उसको एक आइलैंड इफेक्ट में जाना चाहिए। हम पत्थर के दौर में चले गए हैं, अब मोमबत्तियां निकल आई, लालटेन निकल आई, आपको क्या लग रहा है इन फ्यूचर दोबारा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस तरह का कोई पावर ब्रेकडाउन होगा? देखें, वी हैव टू लर्न वेरी क्विकली एंड देयर इज़ नो टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एज ए से ऑन मोस्टली प्लेटफॉर्म्स। हमें जो प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, स्काडा सिस्टम की जो फुली इम्प्लीमेंटेशन है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लेवल पे भी, और आपके जो NTDC जो ओवरऑल ग्रिड को मैनेज कर रहा होता है, और पावर प्लांट्स ख़ास तौर पे, तो हमें इंटरनेशनली जो आपके लास्ट एक प्रपोजल या लास्ट एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि इंटरनेशनल टीम्स के थ्रू एक आइलैंडिंग स्टडी कराई जाए कि आपके कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट्स हैं कि क्योंकि इंटरकनेक्टेड तो हैं, लेकिन कहाँ पर हम कोई इशू ऐसा अगर आता है तो कहाँ हम उस सिस्टम को, उस धड़े को, उस ग्रिड को आइसोलेट कर सकें फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रिड, ताकि पूरा पाकिस्तान में ब्लैकआउट ना आए। तो ठीक है, असल ये बताएगा अगर हम ट्रांसमिशन लाइंस की बात करें, जिस तरह से कहा जाता है कि अगर हम ज्यादा बिजली भी पैदा कर लें तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो भी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उस लोड को मैनेज कर सकें, लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, उस पर काम हो रहा है या मजीद कितना काम होना चाहिए? जी, दिस इज़ समथिंग कि जो 11 kV की जिस तरह लाइंस हैं आपकी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डील करती हैं नॉर्मली, जो कि हम तक बिजली पहुंचाती हैं, वो अपने तौर पे तो इस चीज़ को देख रही हैं, ट्रांसफार्मर्स की लोडिंग, अनलोडिंग, और कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो ख़रीदती तो वो ओवरऑल बिजली, और एंड पे अगर लॉसेज होते हैं, लाइन लॉसेज, तो उनके भी लॉसेज हो रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पास थ्रू की तरफ चले जाते हैं कंज्यूमर्स की तरफ। तो वी हैव टू फील दैट बर्डन। तो बीइंग पाकिस्तानी और सारी नेशन, हम यही चाहेंगे कि इस किस्म के रेकरिंग जो हैं वो इंसिडेंसेस ना हों, क्योंकि कल तो मोमबत्तियाँ भी मुझे दिखा था कि मार्केट में जो हैं लोगों को मुयस्सर नहीं थी, क्योंकि आज के दौर में मोमबत्ती ढूंढना इट्स समथिंग लाइक बिक रही थी और कुछ जगहों पे मिल भी नहीं रही थी, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बाद दफ़ा कि इतने लंबे ब्रेक थ्रूज या पावर ब्रेकडाउन्स आएंगे। आपके टेलीकॉम सिग्नल्स आउट हो गए थे, डीजल जनरेटर्स की डेली की खपत की एक कैपेसिटी होती है, तो इकोनॉमिक लॉस कीपिंग दैट असाइड, बट यहाँ पर एक जो आपका नेपरा का ग्रिड कोड है, जो रेगुलेटर है, जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो है वो मैनेज करता है, और NTDC को भी, तो हमें यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि हम इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद जो फाइन्स वगैरह लगाते हैं या वो लगाता है, तो उसकी वैल्यू इट्स मतलब पेनलाइजेशन की इम्पैक्ट वो उसके मुतरादिफ, उसके इक्वलेंट नहीं होता जो लॉस नेशनल लेवल पे होता है, तो हो भी नहीं सकता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो चालान या जो भी फ़ाइन लिया गया उसको सिस्टम इम्प्रूवमेंट पे दोबारा लगा दिया जाए, तो ज़्यादा कुछ उसमें बेहतरी की तरफ हम बढ़ पाएंगे। ठीक है असद, लेकिन कुछ जराए तो ये भी बता रहे हैं कि जो मुतल्लिका हुकाम है, जिसमें पावर हाउस के लोग भी शामिल हैं, उनकी कोताही है। ये पावर हाउसेज ऐसी जगह है जहां पर सिस्टम ही ऐसा बनाया जाता है जहां गलती की गुंजाइश मौजूद ना रहे, तो हमारे यहां फिर क्या हो रहा है? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि ये बड़ा आप देखने में बड़ा सहल लगता है, लेकिन आपकी जो ट्रांसमिशन प्लानिंग है और सिस्टम ऑपरेशंस एंड कंट्रोल, ये पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पूरे डिसिप्लिन्स हैं। आप देखें कि लाखों किलोमीटर तवील डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और पूरे पाकिस्तान, और जो पावर हाउसेज हैं उनकी आप देखें कि कोई सिटी सेंटर्स में हैं, कोई दूर दराज लोड सेंटर से दूर हैं काफ़ी, और सबको यकजा करके ग्रिड पे सिंक्रोनाइज करना, और ख़ास तौर पे जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे होती है, तो कुछ क्रिटिकल प्लांट्स जो हैं वो, जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए आपके, तो उनकी रैंपिंग अप रैंपिंग डाउन एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि आपने जो अपनी सिंक्रोनाइज करना होता है उसकी डिमांड को कम या जनरेशन को ज़्यादा। तो हमें ऐसे हमारा ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए पावर सिस्टम के अंदर, जो बैकअप पे पावर जनरेशन के यूनिट्स हैं, ताकि अगर इस तरीके से कोई कमी आए तो वो फौरी तौर पे बैकएंड से डिमांड एंड सप्लाई को
आप इसमें मैच करें और ग्रिड पे सिंक्रोनाइजेशन की जा सके, और इसके लिए ऑटोमेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और जो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं और जो मुतल्लिका NTDC और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का आप एक इस्तिलाह इन्हीं दिनों में सुनते होंगे जब ये पावर ब्रेकडाउन आता है कि जी कंट्रोल सेंटर में सारे चले गए और वहाँ से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि यहाँ पर भी जो जहाँ से ऑटोमेशन और पूरे सिस्टम्स की जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट प्लान्स या डेवलपमेंट पार्टनर्स, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पे लोन या पावर जनरेशन पे लोन्स की बात कर रहे हैं या प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो TND लॉसेज और इस किस्म के प्रोग्राम्स पे भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, तरजीहात की बेसिस पे इसको देखा जाए। बहुत शुक्रिया। एनर्जी एक्सपर्ट इंजीनियर असद महमूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये बताना था कि सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको भी अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल जो पावर ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी जो मीम्स का एक सिलसिला था वो एक बार फिर से देखने में आया। तो लोग जहां पर परेशान थे तो कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे थे, मीम्स भी इस पर बना रहे थे। कुछ लोगों की जानिब से कहा रहा था कि पाकिस्तान को रीस्टार्ट किया गया है, या कुछ लोग कह रहे थे कि IMF की जो किस्तें वापस नहीं की गई तो शायद पाकिस्तान का मीटर उतार कर वो ले गए हैं। तो इस तरह की बातें भी देखने में आई। मोमबत्तियों का काफ़ी महंगी मोमबत्तियां बिकती रही हैं। कल हमने देखा 300 रुपये का पैकेट मोमबत्तियों का बिकता रहा है। कुछ दुकानदारों ने ये भी पोस्टर्स आवेजा किए कि हमारे पास मोमबत्तियां नहीं हैं, मांग कर शर्मिंदा ना हो। तो कल मिली जुली सूरत हाल हमने देखी। बहुत बड़ा यकीनी तौर पर एक लॉस तो था हमारी जो मईशत है उसके लिए, लेकिन अब इससे बचने के लिए क्या करना होगा ये तमाम हुकूमतों को सोचना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 9 साल से ये मुतवातर अब ये एक प्रैक्टिस रूटीन बन चुकी है कि हर साल इतना बड़ा सानिया नमूदार हो जाता है और जो भी इसके पीछे अनासिर हैं वो कभी सामने नहीं आते। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ जिक्र करेंगे सियासत का। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर सेटअप के साथ इंतखाबी अमल का आगाज भी हो चुका है और 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद लाजमी आईनी तकाजा है। 9 से 12 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की बात है। इसके साथ इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश में हैं कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ कल तीसरे मरहले में PTI के मजीद अरकान के इस्तीफे मंजूर करेंगे और इस्तीफों की सेंचुरी क्रॉस हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि कल कहानी कुछ और ही बन गई थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले सख्ती के साथ इस्तीफे देने पर बाजिद थी, अब वो इस्तीफे वापस लेने के लिए भाग दौड़ करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ पंजाब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी बने तो उसके बाद PTI ने फौरी तौर पर उन पर एतराज किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि एक शख्स हमारी हुकूमत गिराने के लिए भागा भागा फिर रहा था, वो मोहसिन नकवी था। उन्होंने पंजाब के निगरान वजीर आला को जानिबदार भी कहा और खान साहब ने निगरान वजीर आला के मामले और इलेक्शन की तारीख के लिए अदालत जाने का ऐलान भी किया है और साथ ही एहतजाज की कॉल भी दे दी है। इमरान खान ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। सबसे पहले साइफर, फिर अमेरिका, PDM और अब मोहसिन नकवी का नाम ले रहे हैं खान साहब कि उनकी हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी का भी किरदार है। तो खान साहब की हुकूमत किसने गिराई है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। दूसरी जानिब अगर नवाज शरीफ की बात करें तो लंदन में मुशावरती इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जहां पर इमरान खान को पाकिस्तान के लिए कहर करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तबाह करने में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी और मरीम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थी, जहां उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आला पंजाब के मामले पर इमरान खान का रोना अभी से शुरू हो गया है। और उन्होंने कहा कि फराह गोगी को क्या निगरान वजीर आला पंजाब लगा दिया जाए क्योंकि उनको तजुर्बा भी है। नवाज शरीफ ने क्या कहा वो सुनते हैं। बहरहाल इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था।
इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें वो यही बात कर रहे थे कि पहले साइफर का जिक्र करते थे, अमेरिका का जिक्र करते थे, फिर पीडीएम का कहते थे। अभी हम देख रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी भी शामिल थे उनकी हुकूमत को गिराने में। नज़ीर साहब से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान की जानिब से जो इल्ज़ामात का सिलसिला है वो जारी है और अभी सबसे बड़ा जो इशू है पीटीआई के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डंके की चोट पर इस्तीफे दिए, अब वो इन इस्तीफों की वापसी के लिए भी कोशां हैं और कौमी असम्बली में इस वक्त जो अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि कल हमने देखा सिचुएशन बदल गई जब 45 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि वो इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। इस्तीफे वापस लेने के लिए पीटीआई की जो भाग दौड़ है वो हमें नजर आ रही है और दूसरी तरफ पंजाब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी बने हैं तो पीटीआई ने उस पर भी फौरी तौर पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और इस हवाले से ये लाएअमल इख्तियार किया जा रहा है कि जगह जगह एहतजाज किया जाएगा, अदालत में भी जाया जाएगा। उन्होंने इमरान खान ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी एक जानिबदार वजीर आला होंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन दुश्मन हैं। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स हमारी हुकूमत गिराने के लिए भागा भागा फिर रहा था। नज़ीर लगारी साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। नज़ीर साहब, इमरान खान ये कहते फिर दिखाई दे रहे हैं, पहले साइफर था, अमेरिका था, पीडीएम था और अब वो मोहसिन नकवी का भी नाम ले रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। जी, ये इंकशाफ तो अभी कल ही हुआ है और ये इनको शायद कल ही जो है पता चला है कि ये काम कर रहे, लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत तो ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने खुद गिराई हैं। इनको कोई जाकर बताया तो सही जी। भाई, दो हुकूमतें आपकी चल रही थी और आखिरी दिन एतमाद का वोट लेकर आपने, जिसने एतमाद का वोट लिया उसकी हुकूमत आपने उसी वक्त तोड़वा दिया, कहा 1 मिनट भी देने लगा ना। तो ये हुकूमत किसने तोड़ी? यानी मोहसिन नकवी ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के कान में कहा कि भाई अपनी हुकूमत खत्म कर दो, या उधर जो महमूद खान को मोहसिन नकवी ने जाकर कहा था कि भाई अपनी हुकूमत खत्म कर दो। ये तो इनका अपना तरीक़ाकार है और वो होती है एक चीज, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इनको तो हर आंगन ही टेढ़ा नजर आएगा ना। ठीक है नज़ीर साहब, तहरीक इंसाफ ने हमने देखा डंके की चोट पर पहले इस्तीफे दिए, बहुत ज्यादा वजिद थे कि उनके इस्तीफे कबूल किए जाएं। अब वो उन्हीं इस्तीफों की वापसी के लिए कोशा हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का जो मामला है उस पर पीटीआई तो काफी परेशान लग रही है। कोई हल निकलेगा इसका? नहीं, कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं है। इमरान खान ने हर चीज को अपनी मनमानी ये समझ रहे हैं कि जनाब पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कारकुनों को, तमाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तमाम लोगों को बांध दिया जाए, तमाम इदारों को बांध दिया जाए, अदलिया को बांध कर मेरे कदमों में डाल दिया जाए, फौज को बांध कर मेरे कदमों में डाल दिया जाए, मैं एक जमाने का राजा बन जाऊं, बादशाह बन जाऊं, मुतलकुल अनान बादशाह हूं, सारे लोग मेरे आगे जो है वो ऐसे कोरनश बजा लाएं और सारे मेरे आगे यूं खड़े हों कि जैसे मेरे सारे गुलाम हूं। तमाम चीजों को, तमाम इदारों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये एक अजीब ख्याल में है, अजीब। अभी इलेक्शन हो रहा है पंजाब में, इनकी जमानतें जब्त हो गई। ये जा रहे हैं अपने लोगों को टिकट देने के लिए। अब देखें कि कैसे होता है ये पूरे का पूरा अमल जो है, और उसके बाद फिर ये निकल आएंगे धांधली हुई। अब के बाद कोई नहीं इनकी बात सुनेगा। कोई जनरल बाजवा नहीं बैठा हुआ है, कोई जनरल फैज नहीं बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठे हुए हैं जो हर चीज को मैनेज करते थे। पूरे मुल्क को बांध कर इन जर्नलों ने जो है कदमों में डाल दिया था इमरान खान के। अब वो सूरत हाल नहीं रही है। अब जनरल बाजवा नहीं बैठे हैं, कुछ तमाम अरकान असेंबली को घेर घार कर इनके लिए लाए। ठीक है नज़ीर साहब, ये बताएगा यू टर्न की तो एक तारीख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान की एक और यू टर्न ये है कि पहले पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का जोर दिया जा रहा था, लेकिन अब पीटीआई के आमिर डोगर हैं, वो ये कहते हैं कि असेंबली तहरील हुई है वहीं पर इलेक्शन होने चाहिए। इस यू टर्न की वजह क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो तो इससे इमरान खान इनके उस्ताद हैं और आमिर डोगर तो एक आम से शागिर्द है ना। आमिर डोगर तो सरायकी बेल्ट में पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। यहाँ शाह महमूद कुरैशी का हाथ पकड़कर छलांग लगाकर जो है ये चले गए थे और ज़िमनी इलेक्शन जाकर लड़ा था। आमिर डोगर क्या और उनकी हैसियत क्या है सियासत में, ये वो लोग हैं जिनकी जमानतें जब्त होंगी। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ।
ठीक है नजीर साहब, पंजाब में निगरान वज़ीर आला के मामले पर अभी हम देख रहे हैं खान साहब ने बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं, अदालत जाने का भी ऐलान कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से आप ही कह रहे हैं कि ये कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, तो ये तो मुस्तकबिल की लड़ाई की बुनियाद पड़ चुकी है। नताइज को ना तस्लीम करना, दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना, इसी तरह के इल्ज़ामात लगाती है पीटीआई बार बार। इनका एजेंडा है, ये पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं जो है इस बात पर बिल्कुल अपने आप को कन्विंस कर चुका हूं कि ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने वाला शख्स है, तो जिसका तयशुदा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को, उसकी सलामती को, उसके इदारों को, उसके वजूद को नुकसान पहुंचाया जाए। और मैं तो ये बात ये जो खुद इन्होंने कही थी, तो आज से 6-7 महीने पहले कि पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने का मंसूबा है, तो ये मंसूबा इनका है भाई, ना फौज का है, ना अदलिया का है, ना सियासी जमातों का, किसी का नहीं है। इनका अपना एजेंडा है, और ये एजेंडा कहीं से आया है? इनके कोई ससुराल हुआ करते थे किसी जमाने में, या कोई और हुआ करते थे किसी जमाने में। ये उन लोगों का एजेंडा है कि जिसके ऊपर ये चल रहे हैं, और लोगों को जज्बाती बनाया हुआ है। लोग और इनकी फॉलोइंग में वही पागलपन के लोग हैं जो इस तरह की चीजें कहते हैं। अब कोई फॉलोइंग नहीं रही है। अब पाकिस्तान में जितनी तेजी से ये गैर मकबूल हुए हैं, और लोग इनके सारे के सारे इस धंधे को समझ चुके हैं, लोग इनके सारे एजेंडे को समझ चुके हैं, लोग पाकिस्तान दुश्मनी के सारे अमल को समझ चुके हैं। कोई चीज अब पोशीदा नहीं रही है। ठीक है नजीर साहब, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत की बात करें, मरीम नवाज वापस आ रही हैं, उनके आने से आप समझते हैं मुल्क की सियासत में, मुस्लिम लीग नून की सियासत में फर्क पड़ेगा, लेकिन असल मामला तो है नवाज शरीफ का, और उन्हीं की जो वापसी है वो एक मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो गलतियों को दुरुस्त कर लें, और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। आपको लगता है इतना आसान होगा नवाज शरीफ के लिए? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को आना चाहिए, और अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके इलाज का मसला या जो भी मसला है उनका, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मरीम का आना भी इस पार्टी के लिए बहुत बड़ा वो होगा, बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा, और उनको वापस आकर सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहिए। और खुद नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें वापस आना चाहिए मुल्क के अंदर। और ठीक है, ये एक केस तो वो है जिसमें सब बरी हो चुके हैं, वो केस वैसे ही खत्म हो चुका है। एक केस वो है जो सस्पेंड हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते अब भी खुल जाएंगे, क्योंकि वो उनके होते हुए एक केस जो है वो उसको बातिल कर दिया था, उसको केस को माना ही नहीं गया था कोर्ट में। तो मेरे ख्याल में उनके आने के लिए भी रास्ता मौजूद है, उनको आ जाना चाहिए। ठीक है, आम इंतखाबात को वक्त पर ही देख रहे हैं, और दूसरा इस्लामाबाद में जो नई सियासी पार्टी के क़याम की खबरें हैं, उसमें आपको क्या लगता है कितनी सदाकत है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, ये उड़ाई जाती हैं। हो सकता है बन रही हो सकता है जहांगीर तरीन, अलीम खान और दूसरे लोग जो अपनी पार्टी बना रहे हों, और वो भी बिल आखिर जाहिर है इमरान खान पर एक ज़र्ब पड़ेगी। जो लोग इमरान खान के साथ रहे हैं, जिन लोगों ने अपना तन मन धन लगाया, जिन लोगों के जहाज चलते रहे, जिन लोगों ने अपना सब कुछ लुटाया, और सबको इन्होंने क्या किया था, मुझे पाक साफ कर दो भाई। अब तो खुल चुकी है ना बात। अब तो इन्होंने जब कह दिया है, अपने मुंह से कह दिया है कि नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने हटाया था, इक़्तिदार से अलग किया था, तो वो सारा कोर्ट का अमल, सारा कुछ इमरान खान ने बता दिया सब गलत था, और इमरान खान को जनरल बाजवा ने हटाया था। जब ये सूरत हाल सामने आ गई है, तो अलीम खान को किसने नाअहल, अपना जहांगीर तरीन को किसने नाअहल करवाया था? इमरान खान ने अपने आप को अहल, उसको नाअहल, ताकि कोई मुतबादिल लीडरशिप ना खड़ी हो सके। उस वक्त तो सारे डरते थे इनसे, जहांगीर तरीन से, शाह महमूद कुरैशी डरते थे, जहांगीर तरीन से इनकी सारी की सारी लीडरशिप जो है ये तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अप्रैल 2022 में कौमी असम्बली से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे दिए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने तो कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत हमने देखा कि बासिद रही, और ये इस्तीफे अरकान असम्बली की मर्जी के खिलाफ हैं, लिहाजा ये इस्तीफे काबिल कबूल नहीं हैं और इन्हें कबूल नहीं किया गया।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली तहलील करके जब वफाकी हुकूमत को सरप्राइज दिया तो उसके साथ ही राजा परवेज अशरफ ने भी तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी खलबली पैदा कर दी। यूं तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की सियासत में वापसी और इज्तिमाई इस्तीफों की हिकमत अमली को नाकाम बनाने की कोशिश करार दिया। कल का दिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 अरकान जो कि पहुंचे थे असेंबली, उनकी भरपूर मसरूफियत का दिन रहा। PTI रहनुमा आमिर डोगर की सरबराही में अरकान पहले कौमी असम्बली वहां पहुंचे, पार्लियामेंट के दरवाजे उन्हें बंद मिले, फिर स्पीकर के घर भी गए, लेकिन राजा परवेज अशरफ से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थक हार कर इलेक्शन कमीशन जा पहुंचे, जहां पहले खारदार तारों ने उनका रास्ता रोका, फिर इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात के लिए उन्हें बुला लिया। आमिर डोगर और रियाज बितियाना ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से दरख्वास्त की है कि 45 अरकान के इस्तीफे जो हैं वो वापस ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले बजिद रही है कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं, अचानक से ये वापसी क्यों हो रही है, क्या रीजंस हैं इसकी? पहली बात है कि हमने इस्तीफे दिए और हम अपने इस्तीफों पर कायम हैं। ठीक है। हुकूमत का दोहरा और स्पीकर का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। पहले उन्होंने कहा कि हम एक एक मेंबर को मैं खुद मिलूंगा और हम इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं कर सकते। कानून का ज़ाब्ता ये है और अदालती फैसला ये है। हमने कहा बिल्कुल, अगर आप ये करना चाहते हैं हम पेश हो जाते हैं, अब यके बाद दीगर लोगों को बुलाते जाएं, अपनी तसल्ली करते जाएं। हमने लोग यकजा किए, यकजा करने के बाद हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने हमें टाइम न दिया, हमने वफद भेजा, उन्होंने टाइम न दिया। हम असेंबली चेंबर में गए, वो दस्तयाब नहीं थे, डिप्टी स्पीकर नहीं थे, अमला मौजूद नहीं था। अब हम क्या कह रहे हैं, आपने अगर इस अंदाज से हमारे इस्तीफे कबूल करने हैं तो फिर सब कीजिए। जितने इस्तीफे हैं हम अपने मौके पर कायम हैं, हमारे इस्तीफे कबूल कीजिए। और अगर आपने पिक एंड चूज करना है और अपने ज़ाब्ता और अदालती फैसलों और रिवायत से हटकर काम करना है और सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाना है, तो फिर हम समझते हैं कि ये जो कायदे हिज़्ब खिलाफ तशरीफ फरमा है, इन्हें ऑपोजिशन की अक्सरियत हासिल नहीं है जी। ये हुकूमत के परवरदा हैं, ये नामजद करना है और सरकारी वो एक अहलकार का काम कर रहे हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो फिर हमारे पास अब भी इतने लोग मौजूद हैं जो इनको तस्लीम नहीं करते और वो अक्सरियत में है। ठीक है। चुनाचे उनको तब्दील किया जाए। तो हम इन मेंबरान से सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली का। वो हम तब्दीली चाहते हैं, ना असेंबली में बैठना चाहते हैं, ना मामूल की कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना तनख्वाह लेना चाहते हैं, ना मराद लेना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर पॉलिसी है। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, एक और बहुत अहम मामला है निगरान वजीर आला पंजाब का। मोहसिन नकवी का नाम सामने आया है, हल्फ वो उठा चुके हैं। इस वक्त निगरान वजीर आला पंजाब है वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ही स्ट्रिक्ट स्टांस सामने आया है, जिसमें इमरान खान खुद भी ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन दुश्मन हैं। हुकूमत गिराने में उनका किरदार था, जिसका इंकशाफ कल इमरान खान ने किया है। अचानक ये नाम किस तरह से सामने आया, और अगर मोहसिन नकवी ही वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब रहेंगे तो क्या आपको लगता है शफाफ इंतखाबात होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, बॉयकॉट करेगी इंतखाबात का? देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज तो कर रही है जी। और आज लाहौर में तहरीक इंसाफ ने इस तकर्री पर अपना एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। ठीक है। कल रावलपिंडी में होगा, फिर फैसलाबाद में होगा और फिर दीगर शहरों में होगा। अब देखिए, जरा सोचिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। तहरीक इंसाफ चाहती है शफाफ इलेक्शन, और उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के साथ और गवर्नमेंट के साथ शफाफ इलेक्शन के लिए ताउन करने के लिए भी तैयार थे। मिसाल है खैबर पख्तूनख्वा, हमारी अक्सरियत थी, कायदे अवान हमारा था। वहां हमने क्या किया, हमने
ऑपोजिशन ने जो नाम दिए उनमें से हमें नाम एक बहुत मुनासिब, माकूल, ज्ञानदार लगा और हमारा ख्याल था और है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाने की अहलियत रखते हैं। हमने ऑपोजिशन के नाम पर एतराज नहीं किया, उसे कबूल कर लिया और आजम खान आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात हो गए ना, ये दुरुस्त है कि नहीं? जी। एक अब हमने पंजाब में भी यही कोशिश करने की हमने कोशिश की। हमने वो नाम दिए जो हमारी नजर में हुकूमत वक्त को कदरे काबिल कबूल हो। खोसा साहब का नाम दिया, उन पर उन्हें एतमाद था, अच्छे आदमी, दयानतदार, समझदार, तजर्बाकार, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके नवाज शरीफ के। हमने सुखेरा साहब का नाम दिया, कैबिनेट सेक्रेटरी इमरान खान साहब के बाद वो कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से शहबाज शरीफ के साथ, उन पर एतमाद था, नहीं तो रिप्लेस कर देते। हमने उनका नाम दिया, वो रिटायरमेंट देने के लिए भी तैयार थे। हमने चीमा साहब का नाम दिया जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, अच्छे अफसर जाने जाते हैं और शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी थे। आपके बहुत मुनासिब नाम थे, उन पर कोई धब्बा नहीं था, उनका कोई सियासी इस किस्म का झुकाव नहीं था, उन्होंने कोई मुतनाज़ा रोल प्ले नहीं किया था जो मौजूदा वजीर आला ने किया है। इस पर पार्टी इनकी शख्सियत पार्टी को जायज एतराज़ात है। एक, उनका चैनल पूरी पार्टी के खिलाफ कैंपेन करता रहा है पिछले 3-3.5 साल, फेक न्यूज चलती रही है, सब कुछ चलता रहा है। हमें उस पर एतराज था, है। रिजीम चेंज में उन्होंने एक रोल प्ले किया, हमें उस पर एतराज था, है। इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे जब एक बहुत बड़ी जमात, हाँ, उनके अपने अजीज परवेज इलाही साहब वो भी मुतरिज हैं, या तो हो ना कि उनको भी काबिल कबूल हो, जिनके घर में उनका रिश्ता है, ब्याहे गए हैं। लेकिन शामिर मुझे कुरैशी साहब एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी हम देखते हैं कि इमरान खान को एतराजात हैं, तो तासुर एक यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 की तरह ओपन ग्राउंड चाहती है कि उन्हें खुलकर खेलने दिया जाए, उनकी मर्जी के लोग लगाए जाएं, तभी इंतखाबात शफाफ होंगे, तभी वो रिजल्ट्स मानेंगे। हरगिज़ नहीं। ये तासुर अगर आप दे रहे हैं तो मेरी नजर में मुनासिब नहीं है। तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपनी पसंदीदा लोग नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ ऐसे लोग चाहती है जिनकी तैनाती से तनाजा खड़ा ना हो और शफाफ इलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखिए 22 करोड़ का मुल्क है, हमें कोई ऐसे लोग नहीं मिलते जिस पर सारे मुत्तफिक हो जाए। अब खैबर पख्तूनख्वा में हम मुत्तफिक हो गए ना, यकीनन पंजाब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर इत्तफाक किया जा सकता था। इस किस्म का नाम मुसल्लत जब किया जाएगा, आपने आने वाले इंतखाबात का उनको मुतनाज़ा बना दिया है, आपने तफरीक का बीज बो दिया है, उसका क्या नतीजा होगा अगर इंतखाब हो भी जाता है और उसके बाद सियासी इस्तेकाम हासिल नहीं होता और फिर मईशत और सियासी इस्तेकाम आपस में जुड़े हुए हैं, उससे क्या हासिल हो जाएगा? मुल्क को कितना फायदा होगा, जमहूरियत को कितना फायदा होगा, निजाम कितना मजबूत होगा? ये सब चीजें सोचने वाली है मेरे भाई। सर थोड़ी सी वक्त की कमी है, आपसे सवाल ये करना चाहूंगा। कल नवाज शरीफ ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए कहर हैं, साथ ही साथ बातें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ भी जल्द वापस आएंगे, तो कोई तैयारी है पीटीआई की इस्तकबाल करने जाएंगे नवाज शरीफ साहब का? पहली बात है, नवाज शरीफ साहब तो पहले बाहर गए क्यों थे? जी, इलाज की बुनियाद पर गए थे ना। जी, इलाज तो बहुत अरसा पहले मुकम्मल हो गया और वो सेहतयाब हो गए, वो वापस क्यों ना आए? देखिए कौम आज इतनी सादा नहीं रही। आप समझते हैं कि हम टॉक शोज के जरिए, मीडिया चैनल्स के जरिए गुफ्तगू पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेंगे? नहीं, लोग इतने इंडिपेंडेंट माइंडेड हो गए हैं, लोगों को खबरें पल पल की मिलती हैं, हर तरफ से मिलती हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, अब चंद अखबारात के कॉलम और चंद टेलीविजन चैनल्स उनको उनके जहनों को आलूदा उस तरह नहीं कर सकते जैसे माजी में किया करते थे। वो आना चाहते हैं, जरूर आए, उनका मुल्क है, किसने रोका है? वो तो अपनी मर्जी से वहां बैठे हैं।
ठीक है शाबानुल कुरैशी साहब, कल हमने देखा कि पूरे मुल्क में ब्लैकआउट था, आपके दौर में भी ये हो चुका है एक बार। आप किस तरह से इस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि इस पर एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि क्या वजूहात हैं, वफाकी हुकूमत चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, किसी भी सूबे की तरफ से वफाक को भी कोई सपोर्ट नहीं है। आप देखें वफाकी हुकूमत क्या कंट्रोल कर पाई है। कल आपने देखा घंटों का ब्लैकआउट हुआ जी, अरबों का नुकसान हुआ जी, और हुकूमत बिल्कुल कहते हैं ना वो शेल शॉक दिखाई दी। आप देख रहे हैं कि कोई फैसले नहीं कर पा रही है हुकूमत, मईशत की हालत बिगड़ती जा रही है, लोग आटा लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं, तिजारत नहीं हो रही, एलसी नहीं खुल रहे, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी हो रही है, IMF के साथ मसाइल चल रही हैं। क्या कर पाई है हुकूमत, क्या किया इन 8 माह में जिससे लोगों पर इनका एतमाद बहाल हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाबानुल कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और आप कुछ बात करेंगे फुटबॉल की, जिसका वर्ल्ड कप खत्म हुए तो हफ्तों गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि फुटबॉल की बातें खत्म नहीं हो रही। जहां दुनिया भर के फुटबॉल स्टार्स सऊदी अरब में रौनकें बढ़ा रहे हैं, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, मेसी हैं, नेमार हैं, सभी सऊदी अरब में फुटबॉल खेल रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तानी वुमेन फुटबॉल टीम भी सऊदी अरब में फतूहात समेटकर पाकिस्तान वापस लौट चुकी है। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम ने 4 मुल्की टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी कारकर्दगी को काफ़ी सराहा गया और टीम की कप्तान मारिया खान के गोल ने चारों तरफ धूम मचा दी है। फ्री किक पर मारिया की जानिब से हिट किए गए और ऐसा शानदार गोल हुआ कि सभी हैरान रह गए और खुश भी हुए हैं। आज हमारे साथ मारिया खान मौजूद हैं, उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। मारिया, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन सऊदी अरेबिया? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me. Our experience as a team and an entire federation was a very positive experience all around. Okay, so Maria, this time women's football skills are being developed. What do you think about it? I think it's great. And specifically in regards to our team, if you look at our SAF championship that happened at the end of last year, and if you look at the development and the progress that has happened over that short space of time until now, it's amazing, the growth of some of the players in such a short amount of time. Maya, we don't know about the men's team, but we are seeing that girls are doing pretty well. I think so. The men's they're slowly restarting. There's some amazing talent in the men's team as well. And inshallah, with the national teams being able to compete more often, you guys will be able to see the talent of football talent within the country, whether it's men's or women's. Inshallah. Maria, you belong to a family, sports family. Hashim Khan is a big name in Pakistan squash. Why do you join football? So growing up, the area that I grew up in the US didn't have a lot of easy access to squash. Football, basketball, volleyball, these sports were very accessible. My grandfather would always tell me, why aren't you playing squash? Why aren't you playing squash? But football just found a nice place in my heart and stayed there. Maria, our team got the second position and you got a very warm welcome at the airport. What do you think about that? I think it's, it goes to show, all of our girls, the entire coaching staff, the technical staff, the media staff, the management staff, etc., the physios, everyone did their part to do their best to make their country proud. And it's nice to be able to receive the appropriate type of recognition for their hard work and for all of our hard work. Okay, for our viewers, I really want to know that you only talk in English and Pashto, या थोड़ा Urdu आता है? थोड़ा Urdu मालूम है, but a lot more comfortable in Pashto for sure. Okay, so if you can name any vegetable in Urdu or a fruit, if you know. Pyaz. Okay, so you know that. Okay. Same as Urdu. It's the same as Urdu, so it's. If you want to convey a message to your fans in Urdu, especially.
In Urdu, I'll let you translate it. I can give you a in Pashto or English, and then you can translate it for me for the fans. It's okay, you can. G? It's okay, you can. Okay. The main message I have, to any young boy, any young girl is find something you're passionate about. Doesn't have to be sports. Can be anything, can be music, can be art, can be theater, whatever, drama, whatever it is. Find something you're passionate about, work hard at it, and never take no for an answer. ठीक है जी, मारिया ये कह रही हैं कि आपको पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि वो कोई खेल हो, इट कुड बी सिंगिंग, ड्रामा हो सकता है, एक्टिंग हो सकती है, तो आपको पैशनेट होना चाहिए। आप जो भी करें वो अपने पैशन के साथ करें। मारिया, आई वांट यू टू गिव दैट मैसेज इन पश्तो एज वेल। Mashuman, Alakan, Jinake, Sapedaka, Chistafwahwi, music, Chide, Gane, sports, Chilobeke, Oka, Chisake, Pedaka, Ziatkar, Oka, Warsara, Obia, Inshallah, Khode Pak Padaste. Okay, great. ये तो मुझे भी नहीं समझ आया। खैर, due to the interest of Saudi Arabia and Qatar in the football, Maria, what do you think that Pakistan also has an opportunity to improve its football skills? Absolutely. I think, this tournament was a great tournament for all 4 countries who participated. It's a step in the right direction for Saudi. It's a step in the right direction for Pakistan. Both are developing countries from a football point of view. So I think the more we get to compete internationally as a team, the growth is enormous. The potential is enormous. Okay, Maria, tell us, what are the future plans? Future plans. So in the short term, we have our Olympic qualifiers that are coming up in April. Okay. So from now until April, there's going to be a lot of activity for the women's team. So inshallah, you'll be seeing and hearing from us more often. Thank you so much, Maria, for your time. Kaptan women football team Maria Khan हमारे साथ in conversation थी. तो हमने कुछ जो हमें कल जो वसी ब्रेकडाउन हुआ उसमें हमें कुछ बीच में एक रिलीफ था कि वारसक डैम चल रहा था, जिसकी वजह से पेशावर और इस्लामाबाद रीजन के कुछ इलाकों में तमाम वक्त बिजली मौजूद रही। इसी तरह सिंध में उच्च पावर स्टेशन चालू रहा और वो उसकी वजह से जो सैलाब ज़दा इलाके हैं सिंध के, लाड़काना, नौशहरो, खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़, वो पूरा इलाका जो है वो पूरा दिन वहाँ मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल थी और किसी वक्त भी वहाँ तातुल नहीं आया। और उसी को हमने इस्तेमाल किया बलूचिस्तान के जो मशरकी इलाके हैं जो सैलाब ज़दा हैं उनको भी बिजली देने के लिए। तो वहाँ पूरा दिन जो सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाके थे वहाँ बिजली मौजूद रही। हमें कुछ चैलेंज आया जो कि एक टेक्निकल चैलेंज है कल सुबह जब 7:30 बजे कि हमारे जो शमाल और जनूब की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें एक वोल्टेज स्विंग आया, एक उतार चढ़ाव हुआ वोल्टेज का, जिसकी वजह अभी तक हमें मखसूस तौर पर मालूम नहीं हो सकी। मीडिया से वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेस्को के तमाम 71 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं, सेप्को के तमाम 69 ग्रिड स्टेशन भी बहाल कर दिए गए हैं। केस्को के हवाले से वो बता रहे हैं कि तमाम जो 65 ग्रिड स्टेशन हैं उन्हें भी बहाल कर दिया गया है। कल के होने वाले ब्लैकआउट के हवाले से इस वक्त वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वो तमाम वजूहात मीडिया के सामने रख रहे थे कि किन वजूहात की बिना पर कल का जो ब्रेकडाउन था, पावर ब्रेकडाउन था, पूरे मुल्क को ही उसका सामना करना पड़ा। कल हमने देखा कि सुबह 7:34 पर हमने देखा कि जो ये पावर ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था और फिर रात को 10-11 बजे के करीब जो एनर्जी थी वो रिस्टोर होना शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट के मैदान से खबर शामिल करते हैं जहां पर
वेलकम बैक। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे निज़ाम तालीम के हवाले से। दुनिया में 195 ममालिक हैं और हम दुनिया में तालीमी मैदान में 165वें नंबर पर मौजूद हैं। और दुनिया में तालीम ही एक बुनियादी अमल है जिसके बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। इसी हवाले से हम बात करेंगे। माहिर तालीम सैयद वकास जाफरी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निज़ाम तालीम बहुत ज़्यादा अच्छा होना हमारे मुल्क में इस वक्त एक अहम ज़रूरत है। जिस तरह से हमने ये फिगर्स भी डिस्कस किए हैं कि 195 ममालिक हैं, हम 165वें नंबर पर मौजूद हैं। हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात नहीं हैं तालीम को लेकर। यानी देखिए ना, इस वक्त हम अपने 75 साल मुकम्मल कर चुके हैं और इस वक्त जो है कि गवर्नमेंट के आदाद शुमार भी ले ली जाए तो हम इस वक्त लगभग 60% लिटरेसी रेट है। यानी अभी 40% हमारी आबादी पॉपुलेशन जो है कि इलिटरेट है, नाख्वानदा है। और ये भी आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में 2.25 करोड़ 220 मिलियन बच्चे जो है, 22 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो है कि वो इस वक्त जो है ये 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र के कि जो स्कूल नहीं जा रहे। यूरोप के कई मुल्क इससे बड़े हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर कई ममालिक ऐसे हैं कि जो इस वक्त स्कूल जा नहीं रहे और स्कूल गोइंग एज के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत बड़ा अलमी है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। और यानी ये जो जितने मसाइल इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, जो हालिया पावर के क्राइसिस से लेकर, प्रॉब्लम ही ये पीछे की यानी आपकी इंसेप्शन है, जो आपका इंट्री लेवल है। यानी आप अभी 75 साल में आप इंट्री लेवल ही मुकम्मल नहीं कर सके कि कम से कम चलें म्यार तालीम अच्छा जो है कि मुआशी की ज़रूरत से हम आहंग होना, तो बात की बात है। लेकिन पहली ज़रूरत तो ये है कि 100% बच्चों को तालीम याफ्ता तो होना चाहिए, या कम से कम आप तय कर लें कि हमें मैट्रिक करना है। चलें, मैं ये नहीं कहता कि MA BA, आप ये तय कर लें कि हमें जो है कि मैट्रिक बेसिक्स होने आ जाए, ठीक है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस पर उनका फोकस ही नहीं हो पा रहा, इतने साल गुजर गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो तरक्की पजीर ममालिक के अंदर है वो तो पॉलिटिकल विल है। आप ये देखिए कि हर कुछ अरसे बाद हमारी पॉलिसियाँ तब्दील हो रही हैं जी। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी और इस पे जो है कि अक्रॉस द बोर्ड अपोजिशन और गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट जो है वो ये तय करेगी कि हमें अगले जो है कि कुछ साल या अगली 2-3 गवर्नमेंट में हमें इसको टारगेट करना है। होता क्या है, अभी आप देखेंगे ताज़ा तरीन जो है मिसाल सिंगल नेशनल करिकुलम की, कितना शोर था जी। और ज़ाहिर है ये बुनियादी तौर पर ये आइडिया बहुत अच्छा है कि भाई यानी क्या एलीट स्कूल और क्या हमारे पब्लिक एक ही निसाब पढ़ाएंगे। यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हमें भी वो। देखिए, आप देखें कि हमारे मुल्क की इंस्टेबिलिटी, हमारे मुल्क में जो है कि जो फैसला साजों की जो है कि यानी जो तब्दीली आती है कि 1 साल के अंदर, अब वो तो आपके बिल्कुल ही कहीं आप समझे कि किसी कोने खुदरे में चला गया और अब कुछ और इशूज है जिसको कौम फेस कर रही है। लेकिन अभी जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम एक इनिशिएटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, विच वॉज वेरी गुड, लोगों ने अप्रिशिएट किया था, अफोर्डेबल था लोगों के लिए सिलेबस। अगर हम उसको मिलाते हैं ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से या उन स्कूल से, तो उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं? हम सरकारी स्कूलों में जाते हैं, PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ाया जा रहा है, मदरसे अलग एजुकेट कर रहे हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वो ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहे हैं, कैम्ब्रिज पढ़ा रहे हैं, तो पता नहीं है, वालिदैन बहुत कंफ्यूज हैं कि कहाँ पर लोग बच्चों का एडमिशन कराएं। देखिए, इस वक्त इशू यही है कि देखिए आप आज की दुनिया में ये जो आप जिसको आप 20वीं और 21वीं सदी कह रहे हैं, इसके अंदर जो है कि तालीम के बगैर कोई कौम आगे नहीं आ सकी। हमारे यानी मैनी फोल्ड मसाइल है। एक मसला तो ये है कि आपने क्या पढ़ाना है जी, आपने किस तरीके से पढ़ाना है। यानी आप 75 साल में ये नहीं तय कर सके कि आपको किस तरह का निज़ाम तालीम लेना है। यानी इस वक्त आप देखें एक नहीं है, देखें एक तकसीम है दीनी और दुनियावी जी। यानी अगरचे इस्लाम में ये तफरीक नहीं है, लेकिन कुछ पॉपुलर इदारे हैं कि जिसको हम कहते हैं ये दीनी इदारे हैं। इसका मतलब बाकी लादीनी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये देखेंगे उसमें हम आते हैं, जब हम असरी, जो मैं इसको असरी तालीम कहता हूँ, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, उसमें आप ये देख लीजिए कि एक टॉप लेवल है जिसको आप इलीट कहते हैं, वो लेस देन आप समझे 3% है इस वक्त पाकिस्तान का, ये जो इलीट इदारे हैं, ठीक है। और 95% ये हैं कि जो आप समझे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या आम पब्लिक है। फिर उसके अंदर भी जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी वैरायटी है, उसमें NGOs हैं, उसके अंदर हमारी सर्विसेज उसके इदारे मौजूद है, उसके अंदर आप देखें प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर मौजूद है, और फिर पब्लिक स्कूल आते हैं। यानी ये वो सूरत हाल है। यानी मैं कहता हूँ कि इशू एक नहीं है। मतलब आप हैरान होंगे कि आपको मैं पंजाब की बताऊँ, इस वक्त पंजाब में 1 लाख टीचर शॉर्ट है। अब मुझे बताइए कि आप इसके बगैर अगर कोई सियासी जमात और अगर हुकूमत ये दावा करती है कि मैं लिटरेसी रेट को और म्यार तालीम को यहाँ तक पहुँचा दूंगा, तो मुझे कि हाउ इट पॉसिबल कि जब तक आप 1 लाख टीचर को रिक्रूट नहीं करेंगे। 1 लाख टीचर कहाँ से आएगा? आपके बजट में मौजूद है?
अगर बजट के अंदर, अगर आप बजट उठाकर देखिए, अगर 2023-24 का बजट अब 3 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद, अगर उसके अंदर आपको पंजाब के बजट में नजर आ रहा है कि 1 लाख या 50,000 या 25,000 टीचर ऐड हो रहे हैं, अच्छा हम यहाँ भी मोहताज है कि हमें कोई जो इंटरनेशनल एजेंसीज, हमें कोई यूएसएड, हमें कोई DFID जो कि हमें दे सके, तो मसला एक नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं। मैंने इसलिए कहा ना, जब देखिए पॉलिटिकल विल की बात में कहूँ कि यहाँ सबसे पहले सिंध ने कह दिया कि हम SNC नहीं लगाएंगे कि 18वीं तरमीम के बाद, चूंकि ये सब सब्जेक्ट है। अब आप ये जिस मुल्क में अभी आपने बुनियादी मसाइल ही नहीं हल किए कि वफाक और सूबे किस तरह मिलकर चलेंगे, किस तरह को एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ आप अपनी पॉलिसियों की कंटिन्यूटी कैसे कर सकेंगे। लेकिन आप फिर क्या समझते हैं कि तजावीज़ क्या है, निज़ाम तालीम को बेहतर कैसे कर सकते हैं? आखिर करना तो है, बिल्कुल करना। नंबर 1 पॉलिटिकल विल कि भाई ये होनी चाहिए। उसके बाद जो है कि प्रॉपर एलोकेशन, ठीक है, यानी देखिए विल के बाद अगर आप एलोकेशन नहीं करेंगे तो ये महज एक सियासी बयानबाजी होगी। तीसरी बात ये कि आपको बहरहाल यू हैव टू हैव जो है, इसमें आपको एक निज़ाम लाना पड़ेगा। देखिए इस वक्त इस मुल्क में जो लड़ाई सूबों के दरमियान है, तबकों के दरमियान है, मसलकों के दरमियान है, तो ये कैसे ख़त्म होगी? यानी मैं एक सवाल ये पूछता हूँ ना कि जब आपने ऑलरेडी एक मशरूम ग्रोथ की इजाज़त दे दी है, देखिए जिन मुल्कों में प्राइवेटाइजेशन भी एजुकेशन की, उसमें भी उन्होंने पॉलिसी अपने हाथ में रखी हुई है, ठीक है, यानी उन्होंने ये तय किया कि ये पढ़ाना है आपने, उसके अलावा एक्स्ट्रा वो आप कोई और चीज़ पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए मिनिमम है, ये किताब। लेकिन अभी जो हमारा निज़ाम तालीम है वो हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद वो जो एक बरतानवी निज़ाम तालीम है वो ही चल रहा है, लेकिन हम उसको फिर उस तरह से एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये बिल्कुल वही लगी से उसके अंदर कोई, देखिए ना, मतलब मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। एक मिसाल अमेरिका की है जी। देखिए निज़ाम तालीम बुनियादी तौर पर नेशनल कोहेजन पैदा करता है। पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम तालीम के जरिए भी कोई भी मुआशरा अपने मुस्तकबिल के शहरी तैयार करता है। अच्छा अमेरिका में जो है कि मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा जी हम 5वीं जमात तक एक अमरीकी शहरी तैयार कर चुके होते हैं, ग्रेड 5 तक बिल्कुल जो है उसके जहन के अंदर जो चीज़ है, वो चाहे लिबर्टी हो, चाहे इक्वलिटी हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो पैट्रियटिज्म सिस्टम उनका स्ट्रांग। अच्छा एक दूसरी मिसाल आपको दूंगा, वो ईरान की है। उन्होंने भी ये तय किया, उन्होंने अपने निसाबात को, उन्होंने अपने लैंग्वेज को, उन्होंने मीडियम स्ट्रक्चर, देखिए ना, मतलब अभी तक जो है अंग्रेजी की बैनुल-अक़वामी हैसियत अपनी जगह पर, लेकिन मसला ये कि आप 100% लिटरेसी हासिल ही नहीं कर सकते जब तक कि आप मदर लैंग्वेज, ठीक है, मदर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी। माहिर तालीम सैयद वकास जाफरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।